माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2023 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। यहाँ हम पेपर का कोड F6 डिस्कस करेंगे। ये पेपर संडे को हुआ था 7 मई 2023 को। ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 85 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 15 क्वेश्चंस के आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पॉलीमर चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस न्यूरोप्रिन। मतलब आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन कराने पर नियोप्रिन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। आपके सामने जो ऑप्शन है वो है इस प्रकार 1 2 3 और 4, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, सेकंड ऑप्शन है ब्यूट 1 इन 3 आइन, थर्ड ऑप्शन है 2 मैथिल 1 3 ब्यूटाडाइन और फोर्थ ऑप्शन है 1 3 ब्यूटाडाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन जो है वो है करेक्ट आंसर, जिसका पॉलीमराइजेशन करने पर न्यूरोप्रिन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। अब आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, जिससे पता चलेगा कैसे होता है ये। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन देखिए। न्यूरोप्रिन इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रिन, यानी न्यूरोप्रिन जो पॉलीमर है उसका फॉर्मेशन होता है क्लोरोप्रिन मोनोमर के फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के द्वारा। क्लोरोप्रिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, जो कि स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखी है। ये है मोनोमर जिसका कॉमन नेम होता है क्लोरोप्रिन। इसका जब आप पॉलीमराइजेशन कराते हो, और वो भी कौन सा मेथड से होता है पॉलीमराइजेशन? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो वहां से आपके पास जो पॉलीक्लोरोप्रिन बनता है उसी को ही न्यूरोप्रिन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 72 पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 ग्रुप एलिमेंट्स से पूछा गया, बोरोन फैमिली चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। यानी आपको ये कह रहा है कि आप स्टेबिलिटी फैक्टर को कंसिडर करते हुए बताइए कि कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है InI3 इज मोर स्टेबल देन InI। सेकंड कह रहा है AlCl इज मोर स्टेबल देन AlCl3। थर्ड कह रहा है TLI इज मोर स्टेबल देन TLI3। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है TLCl3 इज मोर स्टेबल देन TLCl। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, यानी जो TLI है, थैलियम आयोडाइड है, वो थैलियम ट्राई आयोडाइड के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। अब आइए समझते हैं कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग D and F orbitals, the increased effective nuclear charge hold NS electron tightly and therefore restricting their participation in bonding। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, जब हम 13 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है D और F ऑर्बिटल्स का, जिस वजह से जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा और वो NS के इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा। ठीक है, जिस वजह से उनका पार्टिसिपेशन, किनका? NS के इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग में नहीं हो पाएगा। इस अफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर अफेक्ट, और इसी वजह से ही एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, due to which the relative stability of +1 oxidation state increases for heavier elements in 13 group elements or boron family। okay, तो हम क्या कह देंगे? सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Tl प्लस इज मोर स्टेबल देन Tl प्लस 3, क्योंकि थेलियम जो होता है वो लास्ट एलिमेंट है 13 ग्रुप एलिमेंट्स का, बोरोन फैमिली का, तो उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मोर स्टेबल होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से। इसलिए जो Tl प्लस है वो मोर स्टेबल होगा Tl प्लस 3 से। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि TLI थैलस आयोडाइड जो है वो थैलिक आयोडाइड से ज्यादा स्टेबल होगा, या TLI इज मोर स्टेबल देन TLI3। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हम इंडियम के लिए बात करें
तो In+3 In प्लस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, वो -0.16 वोल्ट होता है। मतलब ये रिडक्शन इजीली फिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे +3 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हम थैलियम के लिए बात करें, उसके लिए थैलियम+3 प्लस थैलियम प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो वो +1.6 वोल्ट आती है, जिससे ये प्रूव होता है कि थैलियम+3 से थैलियम प्लस का बनना इजी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है और ये प्रोसेस आसानी से हो पाएगा और थैलियम प्लस मोर स्टेबल है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 73 एक मॉडरेट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से पूछा गया है। क्या कह रहा है जरा देखिए। सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बार्बिटूरेट्स। यानी आपको कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रैंक्विलाइजर ऐसा है जो बार्बिटूरेट से बिलोंग करता है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मैप्रोबिमेट, सेकंड है वेलियम, थर्ड है वेरोनेल और फोर्थ है क्लोर डाइपेजॉक्साइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज वेरोनेल। कैसे आया ये देखिए, इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Veronal is the derivative of barbituric acid and considered as barbiturate, whilst maprobamate, valium, and chlordiazepoxide and are other tranquilizers. Okay, तो आपको यहाँ पे जो tranquilizers दे रखे हैं, उसमें से जो वेरोनेल है वो बारब्यूटरिक एसिड का डेरिवेटिव है और उसे बारब्यूटरेट्स कहते हैं। ठीक है, बाकी जो तीन है वो दूसरे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जो बारब्यूटरेट्स नहीं कहलाते हैं। तो आपसे पूछा है कि बार्बिट्रेट्स से कौन बिलोंग करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वेरोनेल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 74 हाइड्रोजन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, नॉट करेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। यानी कि हाइड्रोजन आप यूज करते हैं हैवी मेटल ऑक्साइड्स को मेटल्स में रिड्यूस करने के लिए। सेकंड क्या कह रहा है, बी स्टेटमेंट कह रहा है हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। हैवी वाटर जो आपका D2O होता है उसको आप यूज करते हो, स्टडी करते हो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल्स। हाइड्रोजन को यूज करते हो सैचुरेटेड फैट बनाने के लिए फ्रॉम ऑयल से। डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द HH बॉन्ड एंथैल्पी इज लोएस्ट एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स। जो HH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो सबसे लोएस्ट है एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड जो कि दो एलिमेंट्स के दो एटम्स के बीच में बनते हैं किसी भी एलिमेंट्स के। ओके, और लास्ट स्टेटमेंट ई क्या कह रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स के ऑक्साइड का रिडक्शन हाइड्रोजन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गए स्टेटमेंट्स। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन सेज बी डी ओनली, सेकंड सेज डी ई ओनली, थर्ड सेज ए बी सी ओनली, फोर्थ सेज बी सी डी ई ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि डी एंड ई आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ओनली। ओके, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में सबसे पहली बात यही कही है, स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी आर करेक्ट while statement D and E are incorrect or not correct। ठीक है, जो ABC स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, D और E जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट नहीं है। अब वो इनकरेक्ट है तो उनका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो देखिए, जो HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है कांट बी लोएस्ट। HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लोएस्ट नहीं हो सकती है। In fact, it is maximum as compared to single bond between two atoms of any element। इनफैक्ट वो लोएस्ट नहीं है, वो सबसे मैक्सिमम है। क्यों, जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं दो एटम्स के बीच में किसी भी एलिमेंट के, उनके कंपैरिजन में HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत मैक्सिमम है। क्यों, बिकॉज द बॉन्ड फॉर्म्ड between the two hydrogen atoms is due to overlapping of two 1s orbitals। टू 1s ऑर्बिटल्स की साइज सबसे स्मॉल है, इसलिए उनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा,
वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये 2s ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? टू हाइड्रोजन एटम्स के अंदर, क्योंकि इनकी साइज बहुत स्मॉल है और स्मॉल साइज होगी तो ओवरलैपिंग अफेक्टिव होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी हाई होगा। यहाँ से जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू बहुत ही हाई आएगी। इसलिए जो एच एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उसके कंपैरिजन में। ओके, अब आगे देखिए जो स्टेटमेंट ई है उसका हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए, हाइड्रोजन कैन नॉट रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे जैसा कहा है कि हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है, ये गलत है। इन फैक्ट हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन आयरन। जो मेटल के ऑक्साइड्स आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हैं, यानी ऐसे मेटल्स जो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव हैं, ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकता है, ना कि मोर रिएक्टिव को। ठीक है, तो यहाँ हाईली रिएक्टिव की जगह लेस रिएक्टिव होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 कि डी और ई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 75 स्टेट्स ऑफ मैटर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, गैसियस स्टेट से पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, intermolecular forces are the forces of attraction and repulsion between interacting particles that will include। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं या तो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं या रिपल्शन के फोर्सेस हैं जो कि इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, उनमें कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शामिल हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। ए है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बी है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। एक बार हम बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सी यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी है कोवलेंट बॉन्डिंग और ई है डिस्पर्जन फोर्सेस। क्वेश्चन में आगे ये पूछ रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस हैं आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए बी सी डी आर करेक्ट, सेकंड कह रहा है ए बी सी ई आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए सी डी ई आर करेक्ट और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बी सी डी ई आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि ए बी सी ई आर करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्शन के फोर्सेस हैं जो कि टू और मोर इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगते हैं उन्हें हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस शामिल हैं उनकी बात करें तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हैं? ये है अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर पोलर मॉलिक्यूल्स। जब कभी भी टू और मोर पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में ऑपोजिट एंड से कनेक्टेड रहते हैं तो वहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सेकेंड है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ये कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है? तो अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब कभी भी एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा वहां पे, वहां जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। सी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है? तो इट इज अ टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल अट्रैक्शन। देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बन सकता है, दो डाइपोल के बीच में बन सकता है, या एक आयन और एक डाइपोल के बीच में भी बन सकता है। तो वहां जो अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है डिस्पर्जन फोर्सेस, मेनली एक्ट्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब कभी भी हम टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं डू नॉट इंक्लूड कोवेलेंट बॉन्ड्स, एज कोवेलेंट बॉन्ड होल्ड्स एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कोवेलेंट बॉन्ड शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल के एटम्स को होल्ड करके रखता है एक साथ। ठीक है, तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में शामिल नहीं होगा। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 76 की। क्वेश्चन नंबर 76 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, which among the following given options which of the following molecule or ion acts as a Lewis acid।
आपको बताना है जो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल या आयन लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए ध्यान से, आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज H2O, सेकंड ऑप्शन सेज BF3, थर्ड ऑप्शन सेज OH माइनस एंड फोर्थ सेज NH3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है BF3। ओके, अभी कैसे आया तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। लुईस एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। पहले हम लुईस एसिड को डिफाइन करते हैं कि वो क्या है। तो लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं which accepts lone pair of electrons due to presence of vacant orbital in the outermost shell। लुईस एसिड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट लुईस बेसिस की, तो लुईस बेसिस आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज व्हिच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लुईस बेसिस कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास लुईस बेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं क्योंकि उनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है, या तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम बात करें BF3 की, तो BF3 क्या है, एक लुईस एसिड है। क्यों है ये लुईस एसिड, बिकॉज इट कंटेन्स वैकेंट ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल बोरोन एटम। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो है बोरोन एटम, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलता है वैलेंस शेल के अंदर, इसलिए सेंट्रल बोरोन एटम में वैकेंट ऑर्बिटल के मिलने के कारण BF3 एक लुईस एसिड होता है। ओके, अब आगे देखिए, अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो जो H2O है, OH माइनस है, NH3 है, कैन नॉट एक्ट एज लुईस एसिड। ये सभी लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे डज नॉट कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। In fact, they are the Lewis bases due to the presence of high electron density in the form of lone pair of electrons. In fact, ये जो भी सारे हैं OH माइनस H2O NH3, ये सारे के सारे लुईस बेस हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। किस फॉर्म में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में H2O और NH3 में, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में OH माइनस के अंदर। Hence the correct answer of this question is option 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 77 मोल कंसेप्ट चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is। atomic mass of calcium is given 40 and the equation is given CaCO3 at 1200 Kelvin gives CaO plus CO2। The options are 1.76 gram, 2.64 gram, 1.32 gram and 1.12 gram। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 1.76 ग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 20 ग्राम सैंपल है जो कि 20% प्योर लाइमस्टोन का सैंपल है। आपको बताना है जब आप इसको हीट करेंगे सैंपल को तो CO2 का कितना मास ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मास ऑफ इम्प्योर लाइमस्टोन कितना दे रखा है, 20 ग्राम। तो मास ऑफ प्योर लाइमस्टोन CaCO3 कितना आ जाएगा, 20% प्योरिटी है, उसको 20 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 20% ऑफ 20 ग्राम, सो 20 अपॉन 100 इंटू 20 ग्राम, सो WCaCO3 कम्स आउट टू बी 4 ग्राम। यानी एक्चुअल में आपके पास जो CaCO3 का मास है वो है 4 ग्राम। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। CaCO3 के मोल्स कैसे आएंगे, NCaCO3 इज इक्वल टू WCaCO3 अपॉन MWCaCO3, मास अपॉन मोलर मास। मास है 4, हमने कैलकुलेट कर लिया, मोलर मास CaCO3 का हो जाएगा 100, सो 4 अपॉन 100 दैट कम्स आउट टू बी 0.04 मोल्स ऑफ CaCO3। अब इक्वेशन से हमें क्लियर है कि CaCO3 को जब आप हीट करते हो 1200 केल्विन पर तो CaO प्लस CO2 मिलता है। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 111 है जो कि हमें केमिकल स्टोइकियोमेट्री से पता चल गया। इससे ये समझ में आया कि 1 मोल CaCO3 को हीट करने पर 1 मोल ऑफ CO2 मिलेगा। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 0.04 मोल CaCO3 है तो इसको जब हीट करेंगे तो 0.04 मोल CO2 ऑब्टेन होगा। अब आगे देखिए, तो इसका मतलब है कि 0.04 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन आपको मोल नहीं पूछा है, आपको मास पूछा है। तो मास ऑफ CO2 WCO2 कैसे आएगा, moles of CO2 into molar mass of CO2, NCO2 into MWCO2।
तो WCO2 कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 44, मोलर मास है 44 और CO2 के मोल्स आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए 0.04, तो WCO2 कितना आ जाएगा 1.76 ग्राम। Hence the correct answer of this question is option 1 which says mass of CO2 produced is 1.76 gram. Okay students, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 78 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है क्वांटम नंबर से रिलेटेड। क्या कह रहा है जरा देखिए, द रिलेशन बिटवीन एन एम द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज। ठीक है, आपको ये बताना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर L के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या रिलेशन होगा। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है L इज इक्वल टू 2nm प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है nm इज इक्वल टू 2l स्क्वायर प्लस 1, थर्ड ऑप्शन कह रहा है nm इज इक्वल टू l प्लस 2 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है L इज इक्वल टू nm माइनस 1 अपॉन 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि L इज इक्वल टू एन एम माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज गिवन एज फॉलोज। तो रिलेशन क्या है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की परमिसिबल वैल्यूज होती हैं L के टर्म्स में, वो है एन एम इज इक्वल टू 2l प्लस 1। तो 2l कितना आ जाएगा एन एम माइनस 1, तो L कितना आ जाएगा एन एम माइनस 1 अपॉन 2। Hence the correct answer of this question is option 4 which says L is equal to nm minus 1 upon 2। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 79 है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 इज मोर देन कॉपर प्लस सॉल्ट्स इन एक्वा सॉल्यूशन इज ड्यू टू। आपको बताना है कॉपर प्लस 2 जो होते हैं उसके सॉल्ट्स के अगर हम कंपैरिजन करें कॉपर प्लस सॉल्ट से, तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, सेकंड कह रहा है हाइड्रेशन एनर्जी, थर्ड कह रहा है सेकंड आयनेशन एनर्जी और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द करेक्ट रीजन। अब इसको समझते हैं कैसे। The stability of copper plus 2 aqueous is more than copper plus 1 aqueous is due to much more negative hydration enthalpy delta H hydration of copper plus 2 aqueous than copper plus aqueous, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहे देखिए समझिए कि कॉपर प्लस 2 जो एक्वस आयन होता है उसकी स्टेबिलिटी कॉपर प्लस 1 एक्वस के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका रीजन क्या है कि जब आप कॉपर प्लस 2 एक्वस बनाते हैं तो वहां जो हाइड्रेशन एंथैल्पी आती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, यानी बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। वो इतनी ज्यादा होगी कि वो कंपेंसेट कर जाएगी कॉपर की सेकंड आयनेशन एंथैल्पी को। अब देखिए यहाँ पे कॉपर प्लस 2 की अगर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो कितनी है, -2121 किलो जूल पर मोल। और अगर कॉपर की फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो कितनी है, 745 और 1960 किलो जूल पर मोल। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब आप कॉपर प्लस 2 एक्वस बनाना चाहते हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है हाइड्रेशन एंथैल्पी वो बहुत ज्यादा है, और वो इतनी ज्यादा है कि वो कंपेंसेट कर देती है सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर को। इसीलिए ही कॉपर प्लस 2 एक्वस सॉल्यूशन स्टेबल होता है। ठीक है, अब एक बार देखिए आगे ध्यान से। अगर एक बार हम फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास होता है कॉपर सॉलिड। उसमें आप एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डेल्टा एच एटॉमाइजेशन एंथैल्पी कंज्यूम होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो वहां से कॉपर सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है कॉपर गैसियस में। यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कॉपर गैसियस जो है वो कॉपर प्लस गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कॉपर प्लस गैसियस में फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी Ie2, ये कॉपर प्लस 2 गैसियस में कन्वर्ट होगा। इसका आप करवाएंगे हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी और कॉपर प्लस 2 एक्वस बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर प्लस 2 जो है वो कॉपर प्लस के कंपैरिजन में मोर स्टेबल है, क्योंकि रिलीज्ड हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो मोर है इन केस ऑफ कॉपर प्लस 2 देन कॉपर प्लस। ओके, तो अच्छे से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिससे बात क्लियर हो गई कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कि कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस के कंपैरिजन में एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन है हाइड्रेशन एंथैल्पी।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 80 एक मॉडरेट क्वेश्चन है जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और बायोमोलिक्यूल्स को मिला के पूछा गया है। क्या कह रहे हैं जरा देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्स कैल्शियम एज द कोफैक्टर। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स हैं जो एटीपी यूटिलाइज करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर के दौरान, वहां पे कोफैक्टर के रूप में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट, द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन होती है वो एक इनर्ट है और अनचेंजिंग सब्सटेंस है। थर्ड क्या कह रहा है, मैग्नीशियम प्लेज रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम इन कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 टू 0.3 ग्राम। यानी थर्ड ऑप्शन की एक बार वापस बात कर लें कि जो मैग्नीशियम है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में और इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन में, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 0.2 से 0.3 ग्राम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो एक्चुअल में करेक्ट स्टेटमेंट है, वो है 4। यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 इनकरेक्ट है। तो आइए समझते हैं उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर। यानी यहाँ पे जो कैल्शियम दे रखा था वो गलत है, वहां पे कोफैक्टर के रूप में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, bone in human body is not an inert and unchanging substance but it is continuously being solubilized and redeposited. Okay, यानी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन है वो एक इनर्ट और अनचेंजिंग सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वो तो एक जो है सॉल्युबलाइज सब्सटेंस है जो बार बार सॉल्युबलाइज भी होता है और रीडिपोजिटेड भी होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट बात करें, कैल्शियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड ब्लड कोगुलेशन। यानी इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी की बात करें, ब्लड कोगुलेशन की बात करें, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन की बात करें, तो वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैल्शियम करता है, ना कि मैग्नीशियम। इसलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 200 टू 300 मिलीग्राम। तो अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज की बात करें, एनसीईआरटी की पॉइंट्स की बात करें, तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की ह्यूमन बॉडी के अंदर डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 200 से 300 मिलीग्राम। अब इसीलिए क्योंकि देखो ये मिलीग्राम में है और यहाँ क्वेश्चन में ग्राम दे रखा है, तो 200 मिलीग्राम इज एक्चुअली इक्वल टू 0.2 ग्राम। तो 200 टू 300 मिलीग्राम को हम 0.2 से 0.3 ग्राम भी बोलते हैं या बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये वाला स्टेटमेंट है फोर्थ, ये बिल्कुल सही है और लॉजिकल है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड भी है और थोड़ा सा लॉजिक भी है, यूनिट्स का भी इंटरकन्वर्जन इसमें ध्यान रखना है। Hence, the correct answer is option 4 because statement 1, 2 and 3 are incorrect and statement 4 is absolutely correct. Okay, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, which of the following reactions will not give primary amine as the product? कौन सी रिएक्शन से प्राइमरी अमीन एक प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म नहीं होगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, नॉट फॉर्म्ड। ओके, पहला क्या कह रहा है, CH3CN, इसकी रिएक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हो, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यहां से प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंड है CH3NC, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यहां से प्रोडक्ट मिलेगा। थर्ड है CH3CONS2, यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यहां से प्रोडक्ट मिलेगा। और फोर्थ है CH3CONS2, Br2 और KOH, यहां से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, यानी सेकंड से आपको प्राइमरी अमीन नहीं फॉर्म होगा। तो एक बार देखते हैं कि 1, 3 और 4 रिएक्शन से कैसे अमीन मिलेगा, और 2 से अगर प्राइमरी अमीन नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट सबसे पहले बात करें, द रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। यानी पहली बात बिल्कुल सही है कि जब आप एल्किल साइनाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं और उसके बाद जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वहां से प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो एथेन नाइट्राइल हो गया हमारा रिएक्टेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमने रिडक्शन करवाया, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराया, तो एथेन अमीन मिलेगा, एज प्राइमरी अमीन फॉर्म होगा प्रोडक्ट के रूप में।
ठीक है, अब आगे देखिए सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, द रिडक्शन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन। जब आप एल्किल आइसोसाइनाइड लेते हैं, उसका रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो वहां से सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो CH3NC मैथिल आइसोसाइनाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पहले रिडक्शन करवाया, फिर हाइड्रोलाइसिस कराया, तो वहां से आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा CH3NHCH3। इसका यूपीएससी नेम है एन मैथिल मैथिनामीन, जो कि एक सेकेंडरी अमीन है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्राइमरी अमीन फॉर्म नहीं हो रहा है, सेकेंडरी अमीन हो रहा है। अब एक बार हम बाकी की रिएक्शन भी देख लें। तो थर्ड रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ एल्केनामाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। जब आप एल्केनामाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो वहां से प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो एथेनामाइड हो गया हमारा रिएक्टेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमने रिडक्शन करवाया, फिर हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो वहां से आपके पास प्रोडक्ट में ना CH3CH2NH2 दैट इज एथेन अमीन, जो कि एक प्राइमरी अमीन है। ओके, अब आगे देखिए फोर्थ रिएक्शन क्या कह रही है, द रिएक्शन ऑफ एल्केनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 and KOH to give primary amine with one lesser number of carbon is known as Hofmann bromamide degradation reaction। यानी जब आप एल्केनामाइड की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ कराते हो जिससे प्राइमरी अमीन मिलेगा जिसमें एक कार्बन कम होता है, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आपने लिया है एथेनामाइड CH3CONH2, Br2 और KOH से रिएक्शन हो रही है, यहाँ से मैथेनामीन मिलेगा, CH3NH2 मिलेगा, जो कि प्राइमरी अमीन के फॉर्म में प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा आपको। तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन 1, 3 और 4 से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्राइमरी अमीन है, लेकिन जो सेकंड रिएक्शन से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक सेकेंडरी अमीन है, ना कि प्राइमरी अमीन है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 82 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ, आपके सामने जो कंपाउंड दे रखा है ये किसका एग्जांपल है, एरिल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, क्योंकि जो दिया गया हैलाइड है वो एक एलाइलिक हैलाइड है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे है ये। तो देखिए अल्फा कार्बन एटम इज sp3 कार्बन विच इज एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। जो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड के जो एडजेसेंट कार्बन है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और उस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। तो वो कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। दिस अल्फा पोजीशन इज आल्सो नोन एज एलाइलिक पोजीशन। इस अल्फा पोजीशन को हम एलाइलिक पोजीशन भी बोलते हैं। और आप इस एलाइलिक पोजीशन पे अल्फा पोजीशन पे देख सकते हैं हेलोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो दिया गया हैलाइड है वो कैसा है, एलाइलिक हैलाइड है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, because the given structure, given compound structure belongs to allylic halide। ओके, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 83 एक मॉडरेट क्वेश्चन है, जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से भी और अल्कोहल से भी और कार्बोक्सिलिक एसिड से, मतलब इसमें दो चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन को बना के इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको फॉलोइंग रिएक्शन को कंप्लीट करना है। आपके पास रिएक्टेंट ए है साइक्लोहेक्सेनॉन, उसकी रिएक्शन HCN से करानी है, तो आपके पास बनेगा बी, जिसमें आपके पास साइक्लोहेक्सेन पे ये OH और CN दोनों अटैच हो जाएंगे। फिर आप कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में से हीट करेंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा सी। आपको बताना है सी क्या है। सी जो है उसके लिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सीन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड और साइक्लोहेक्सेनॉल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, दैट इज साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब एक बार समझते हैं ये कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले देखिए रिएक्शन क्या हो रही है। The first reaction involves the addition of HCN to cyclohexanone, resulting in the formation of cyanohydrine by nucleophilic addition reaction। पहली रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, साइक्लोहेक्सेनॉन पर HCN का एडिशन हो रहा है, जिससे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, द सेकेंड रिएक्शन इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड अलोंग विद द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस भी हो रहा है, साथ ही साथ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी हो रहा है। ठीक है, तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, जबकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आपके पास एल्कीन मिल जाएगी। तो आपने लिया है रिएक्टेंट ए विच इज योर साइक्लोहेक्सेनॉन, रिएक्शन करवाई है HCN के साथ, तो HCN का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो आपके पास जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो एक साइनोहाइड्रिन है।
नेक्स्ट फिर आप कंसंट्रेट H2SO4 लेके हीट कर रहे हो, तो यहाँ से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे आपके पास एल्कीन बनेगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। सो प्रोडक्ट सी इज साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए एक बार इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, जिससे कहानी जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले जब आप साइक्लोहेक्सेनॉन लेंगे तो सी डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पे ज्यादा है, वो जाके जुड़ेगा H प्लस पे, और CN पे जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है, तो वहां से आपके पास साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा एज ए प्रोडक्ट बी। अब क्योंकि आप रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा रहे हो, तो H प्लस यहाँ पे OH के साथ आके जुड़ेगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जिसे ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल है, O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पहले जब आप देख पा रहे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ है, वहां से आपके पास डबल बॉन्ड बन गया, OH ग्रुप रिमूव हो गया। अब क्योंकि आपके पास साइनाइड में कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड पर नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर हाई है ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जब आप इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो साइक्लोहेक्सीन कार्बोनाइट्राइल से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड, which is your final product C formed in the above sequence of reactions. Hence the correct answer of this question is option 3. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 84 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डायमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एंड प्लैटिनम, सेकंड सेकंड ऑप्शन कह रहा है पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ट्राइअमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एलिमिनेट थर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर, दैट इज पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एलिमिनेट थर्ड जो है वो एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, बाकी तीनों कॉम्प्लेक्स होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हम पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे आंसर आया। सबसे पहली बात देखिए, homolaptic complex are those complexes in which a metal atom is bonded to only one kind of donor groups or in which same type of ligands are bonded to metal atoms. यानी होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स आप ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे जहां पे मेटल एटम केवल एक ही टाइप के डोनर एटम्स या लिगेंड से बॉन्डेड है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड है जो मेटल एटम से बॉन्डेड है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एलिमिनेट थर्ड की अगर हम बात करें K3AlOX3 जो होगा, उसमें आप देख सकते हैं केवल ऑक्सिलेट लिगेंड ही है, इसीलिए क्या है ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हियर ओनली ऑक्सिलेट लिगेंड इज बॉन्डेड टू एल्यूमिनियम एटम। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सिलेट लिगेंड ही है जो एल्यूमिनियम एटम से बॉन्डेड है। द रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बाकी के तीनों कॉम्प्लेक्स कैसे हैं? हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों है वो हीट्रोलैप्टिक? बिकॉज दे हैव डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड विद द मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स यहाँ पे अटैच्ड हैं। Hence the correct answer of this question is option 4. Okay? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे। ये जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर से, हाइड्रोकार्बन यूनिट से एल्केन वाले चैप्टर से पूछा गया है, जिसमें मोल कंसेप्ट का तड़का भी लगा के, मोल कंसेप्ट का फ्लेवर देके एक अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, हम इसे मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे, इजी भी नहीं है ये, डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, weight gram of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide is। यानी आपके पास सोडियम एथेनोएट है जिसको आप हीट कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होगा उसके 2 मोल्स का वेट कितना है ग्राम में। आपके ऑप्शंस हैं 32, 30, 18 एंड 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, यानी 32 ग्राम होगा वेट इन ग्राम, जो कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस रिएक्शन में। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहली बात कि जिस रिएक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी आपके पास जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका आप सोडा लाइम लेके जो डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं वो है ये रिएक्शन। ठीक है, अब आइए इस रिएक्शन को समझते हैं। तो देखिए, आपने लिया सोडियम एथेनोएट और सोडियम सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड।
सोडा लाइम दैट इज NaOH और CaO आपने लिया और हीट किया, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा मैथेन दैट इज गैसियस प्रोडक्ट एंड Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ कौन फॉर्म हो रहा है? मैथेन। हेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इज CH4। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आगे आपको कुछ डिटरमाइन करना है, मास इन ग्राम। कैसे करेंगे? तो इधर देखिए ध्यान से। तो हम क्या बोल देंगे? मोलर मास ऑफ CH4 कितना है? 16 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ CH4 कैलकुलेट करना है, तो कैसे आएगा? तो मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CH4 इंटू मोलर मास ऑफ CH4। तो मास ऑफ CH4 WCH4 क्या आ जाएगा? मोल्स है 2, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 2 मोल्स का मास निकालना है, और मोलर मास है 16, तो 16 टू 32। तो मास ऑफ CH4 दैट इज WCH4 कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। Hence the correct answer of this question is option 1, which says WCH4 is equal to 32 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इस वीडियो में हमने नीट पेपर में जो पूछे गए थे 2023 के पेपर में, हमने क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 85 तक डिस्कस किया। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, वो कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए थे, सभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।